अगर आप सिक्स अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो जाओगे, इट इज सेम फॉर अस। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी होती है कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट। शायद इसीलिए बहुत हम्म। सारी फीमेल एस्पिरेंट्स जो होती हैं वो हम्म। आईआरएस ज्वाइन कर लेती है लेकिन हम्म। आईपीएस नहीं चूज करती। सो सर आपका क्या मैसेज होगा? यूपीएस एक ऐसी जॉब है जो आपको डायरेक्ट लोगों को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी देती है। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कारवान द एच अलावी। दोस्तों, अभी तक हमने देखा हाउ व्योम सर हैंडल्ड हिज हर्डल्स एंड व्हाट एस्पिरेंट्स कैन लर्न फ्रॉम हिज जर्नी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद व्योम सर। वो मोरलेस जो है आपको बहुत अच्छी इसमें गाइडेंस देंगे, तो अपने मटेरियल को फिक्स कर लें। मटेरियल बहुत केयरफुली चूज करें, पर चूज करने के बाद उस पर बिलीव करें, उसको पढ़ें, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। उस पर कमांड होने के बाद देन यू मूव टू नेक्स्ट मटेरियल। Right, sir. So it's rightly said that freedom to make a choice also includes freedom to decide to not to choose. So हम्म। दोस्तों हमको सिलेबस पढ़ना है ना कि अलग अलग तरीके का मटेरियल जो भी आ रहा है। सर नाउ विल मूव टू द रिटेंशन स्ट्रैटेजी। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि इतना सारा बल्की सिलेबस होता है, इतना सबको रिटेन हम्म। कैसे करें। क्योंकि जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो लगता है दूसरा छूट गया, दूसरा पढ़ते हैं पहला छूट गया, और इसी कश्मकश में एक एस्पिरेंट की जिंदगी दौड़ती ही रहती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है ये एक मैनेजरियल एग्जाम है बेसिक, मतलब यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर। मतलब हम्म। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को उतना ज़्यादा टेस्ट, स्पेशलिस्ट को, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट यू आर अ जर्नलिस्ट, सो आपकी स्पेशलाइज नॉलेज को उतना टेस्ट नहीं कर रहा है। अब रिटेंशन के लिए जैसे कि मैंने कहा, जो पहली चीज़ थी, जो हमारे टाइम में जो थंब रूल चलता था वो ये था कि जो 500 पेजेस से ऊपर की यदि कोई भी बुक है तो उसको रिवाइज करके रिटेन कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो मतलब हम्म। यू डू इट ओनली इफ इट इज़ लाइक, अगर उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को आप इस चीज़ से कंस्ट्रेन करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये थंब रूल की 500 से ज़्यादा पेजेस अगर किसी बुक में है और वो अच्छी भी है तो मैं उसको रिटेन कर पाऊंगा कि नहीं। दूसरी चीज़, आपको सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ जो आपके पिछले क्वेश्चन से लिंक्ड है, राइटिंग प्रैक्टिस। मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोच के रख लूँ, मैं अपने दिमाग में जितना मर्जी पढ़ लूँ कि मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक मैं उसको पेपर पे नहीं लिखूंगा, उसको नहीं उतारूंगा, तब तक मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता कि वो मेरे माइंड में है कि नहीं है। एंड दैट टू विद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ऑब्वियसली। इसमें आपको ग्रेडेड मैनर में मूव करना है सबसे पहले। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपने मटेरियल चूज कर लिया, आपने मटेरियल को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया, आपने उसको एनालाइज कर लिया, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं या हमारे टाइम में भी जो आते थे, दोज आर वेरी एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लाइमेट चेंज के अंदर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की मिक्स मैचिंग, ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, वो तभी हैंडल कर पाएंगे यदि आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखा होगा और आपने उसके ऊपर सोचा हुआ होगा। देखिए, ओरिजिनल थिंकिंग, मैंने कहता हूँ कि इस हमारी एज है, हमारी मेच्योरिटी लेवल पे जो है पॉसिबल होती है, लेकिन एटलीस्ट आपने ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल व्यूज को पढ़ा हो, अपने सोर्सेज से जो करंट अफेयर्स के आते हैं वो आपके माइंड में एक होनी चाहिए। उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या चीज़ें याद रह रही हैं, आपको क्या चीज़ें याद नहीं रह रही हैं। उसके लिए फिर लोग अलग अलग तरीके बनाते हैं, कुछ लोग निमोनिक्स याद रखते हैं, कुछ लोग पिक्टोग्राफिक मेमोरी यूज़ करते हैं। और आजकल तो जैसे मैं कुछ एआई टूल्स में देख रहा था, जैसे नोटबुक एलामेंट से वेरी गुड टूल, उसमें आप कोई भी बुक वगैरह डाल दीजिए, वो आपको समरी भी बना के देगा, माइंड मैप्स वगैरह भी बना के देगा। मतलब जो काम अपने टाइम पे हमें करना पड़ता था, नाउ दैट यू कैन एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल इन दैट। सो फिर जब आप लिखना शुरू करेंगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा आप किस चीज़ को रिटेन कर पा रहे हैं, किस चीज़ को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारी, देखिए, पिक्टोरियल मेमोरी इज ऑलवेज बेटर देन। अब जैसे मैं किसी से पूछूं कि आपने थर्ड क्लास में ये साइंस में क्या पढ़ा था, तो हो सकता है व्यक्ति ना बताए, पर मैं पूछूं कि उस टाइम दिलवाले दुल्हनिया मूवी में जो ले जाएंगे उसका सबसे अच्छा डायलॉग क्या था, तो वो तुरंत बता देगा। ठीक है क्योंकि ये जो मेमोरी होती है, तो इस तरह जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे हिस्ट्री क्योंकि पर्सनली भी बहुत पसंद है। अगर आप कोई आर्ट एंड कल्चर की चीज़ देख रहे हैं, आप सिंपली उस डांस फॉर्म का एक बार देख लीजिए वीडियो, छोटा सा 1 सेकंड का। अगर आप ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जैसे आप अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस हैं किस तरह से अर्थक्वेक होता है, फॉल्ट लाइंस का, और ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट वगैरह होता है। सो जहाँ पर भी पिक्टोरियल मेमोरी आपको पॉसिबल है यूज़ करनी, वहाँ आप उस पिक्टोरियल मेमोरी को यूज़ कीजिए। मतलब राइट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एनिमेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, उस जैसे मान लीजिए, जब किसी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुगल आर्किटेक्चर है फॉर एग्जांपल, या फिर विजयनगर आर्किटेक्चर है, वो बोल रहा है कि उसकी बिल्डिंग में भाई बल्बस डोम है, डबल डोम है वगैरह है, स्लैंटिंग रूफ्स हैं, या फिर स्लैंटिंग
वो है वॉल है, तो उसको आप एक बार ऑनलाइन देख लीजिए। तो मुझे लगता है वो पिक्टोरियल मेमोरी। सो दीज आर लाइक वेरियस वेज। जैसे कुछ लोग निमोनिक्स बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं चीज़ों को याद करने की। बट ये स्टेज तब आएगी जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे क्या याद रहता है, मुझे क्या याद नहीं रहता है। तो फर्स्ट राइट। स्टेज, डिफाइन योर सिलेबस प्रूडेंटली, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज अगेन, स्टार्ट अप्लाइंग इट इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। और फिर उसमें जो फॉल्ट निकल के आता है कि मुझे, अब हर एक की अपनी है, जैसे कि मुझे नॉर्मल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की चीज़ें याद रह जाती हैं, बट मे बी आई एम नॉट दैट गुड इन ज्योग्राफी और साइंटिफिक थिंग्स, वो मुझे याद नहीं रहती हैं। तो उसमें देन यू विल कम अबाउट कि मुझे क्या याद रहता है क्या नहीं रहता है। फिर उसके देन यू कैन डिवाइस मल्टीपल वेज, जैसे कि मैंने कहा आप एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, आप निमोनिक्स बना सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू अप्लाई अगेन, मतलब आपने जो वो तरीका सीखा है उसको याद करने का, तब आप उसको फिर अप्लाई भी जरूर मतलब नेक्स्ट अपने उसमें करेंगे। आई थिंक ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। ट्रू ट्रू, वेरी राइटली सेड सर। सर ऑल्सो यू मेंशन दैट हम टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन उसको एक बैलेंस तरीके से लेके चले, ये नहीं कि सारा टाइम उधर ही वेस्ट कर दिया। दैट ऑल्सो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने ये पॉइंट उठाया था तो मुझे ये चीज़ साथ में ही बतानी चाहिए थी। इट कम्स विद अ वेरी बिग डिस्क्लेमर। क्योंकि यदि आप अपनी सारी की सारी थिंकिंग कैपेसिटी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही आउटसोर्स कर देंगे तो आपकी खुद की इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगी। तो और यदि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसका यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो आप कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पर निर्भर ना रहें। ऐसा नहीं है कि सीधा आपने जाकर चैट जीपीटी पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर बोल दे कि मुझे इस तरह के नोट्स बना दे, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, और फिर आपने वो करना शुरू कर दिया। क्योंकि यूपीएससी में अभी फिलहाल लैपटॉप्स अलाउड नहीं है, आई थिंक हमारे टाइम में नहीं थे, अभी नहीं होंगे। सो आप जो भी इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे वो आप एग्जाम में नहीं ले जा सकेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया था वो ये था कि यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें यू कैन टेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि राइट। माइंड मैप्स के बारे में मैंने कहा कि नोटबुक एलएम में आप लोग माइंड मैप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, पर आपको कंटेंट तो आपको ही देना है उसमें भी। वरना वो कोई भी रविश कंटेंट बनाना, वो आपकी तरह, जैसे आप कह रहे थे कि भाई नेट पे हर जगह इतना मटेरियल चला हुआ है, इतना सब कुछ मिल रहा है। तो यदि आप खाली उसको ही लिख के दे देंगे ठीक है मुझे मुगल आर्किटेक्चर पे नोट बना के दे दे, तो उसको नहीं पता चलेगा, कुछ भी ले आएगा और आपको फिर वो एग्जाम में लॉस ही होगा। यदि आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट है, एग्जाम टेलर्ड कंटेंट है, वो आप उसको देकर स्पेसिफिक आप उसे बताएंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसका माइंड मैप बना दिया जाए, मैं इसको इजी से याद रख सकूँ, इसका कोई निमोनिक्स बना दिया जाए, उतने के लिए यू कैन यूज टेक्नोलॉजी। मतलब इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए भी यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। मतलब राइट। हाँ, तो सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। अगेन मतलब जैसे कि आपने कहा, तो आई विल से कि इसको बहुत ही आप सोच समझ के इस्तेमाल करें। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेडिशनली आई हैव अ हॉबी ऑफ यूजिंग पेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन नाउ आई यूज पेन एंड पेपर। अपनी मीटिंग्स में भी आईपैड की बजाय जो है आई टेक पेन एंड पेपर, बिकॉज उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लिखते हैं तो आपका माइंड का कंसंट्रेशन, मतलब ट्रू। आपकी आइज भी, आपके हैंड्स भी, आपके ईयर्स भी और आपका माइंड भी एक ही जगह पे फोकस्ड रहता है। सिमिलरली जब आप सिलेबस को खुद सॉर्ट आउट करेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो आपके माइंड में ऑलरेडी जो न्यूरॉन के कनेक्शन है वो डेवलप होंगे और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी डेवलप होगी। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बट ओनली टू द लिमिटेड एक्सटेंट। राइट सर, लाइक बुद्धास मिडिल पाथ्स चूज हम्म। करना है, एक्सट्रीम्स नहीं। सर वेदास में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। So sir, I wanted to ask you that how a mentorship plays a very important role in an aspirant's life. ये देखिए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मेंटरशिप वाला आपने फैक्टर जो कहा। क्योंकि ये सब चीज़ें कि आपको कौन सा मटेरियल चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। You. आपने ये सब मटेरियल चूज़ भी कर लिया, आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया और ये सब भी कर दिया। अब जो आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसके लिए आपको एक मेंटर की, एक टीचर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो आई विल से कि आप अपने टीचर को बहुत वाइजली चूज़ करें। अब जैसे मैं अपने टाइम में बताऊंगा तो बिकॉज इसमें तो बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस होता है, तो बहुत सारे टीचर्स का जो है सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे अतुल गर्ग सर थे, एथिक्स के लिए ही हेल्प मी अलॉट। तो उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि किस तरह जो है हमें मटेरियल को क्वेश्चन के हिसाब से टेलर करना है। अब जैसे मैंने 10 फिलोसफी तो पढ़ ली, मुझे समझ भी आ गई। अब उसको एक क्वेश्चन में कैसे फिट करना है ताकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें, तो वो चीज़ मुझे नहीं आती थी। सो इस तरह मतलब ऑब्वियसली उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि ओके, अगर आप केस स्टडी कर रहे हैं तो उसको किस तरह मेरिट डीमेरिट कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंटेशन में कहीं पे फ़र्क लाएंगे, कहीं पर आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब ये थोड़ी इंटीग्रिटीज में मैं चला गया। मतलब बेसिकली देन ही गेव मी दैट थिंग। बेसिकली जैसे कि हमारे यहाँ एनपीए में बोला जाता है
सिंस आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, हमारी ट्रेनिंग एनपीए में होती है, वहाँ एक बहुत अच्छा स्टोन रखा हुआ है, उसके नीचे हम्म, यही मैसेज है। वो बोलते हैं कि भाई वी बिलीव दैट इन एवरी स्टोन माइकल एंजेलो वंस मेड वन वन वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। तो उससे किसी ने पूछा कि आप कैसे बनाते हैं, वो ये उसने ये कहा कि हर पत्थर के टुकड़े के अंदर एक सुंदर मूर्ति बनने की कैपेसिटी है, हम सिर्फ तराशते हैं। true, एनपीए इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो एनपीए बोलता है कि हम हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर हमारे यहाँ आईपीएस ओटी आता है, हम ये मानते हैं कि ही हैज़ द कैपेसिटी टू बिकम द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर इन द कंट्री, वी ओनली होन हिज स्किल्स। सो जो right, टीचर का रोल है वो भी यही है, वो टीचर ये मान वो टीचर जो है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, यू आर दैट स्टोन, बट आपको वो मूर्ति में तराशने के लिए, एक सुंदर मूर्ति में तराशने के लिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टीचर और द मेंटर, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस में कहा, कपिल सिक्का सर थे, तो मैं ये जो गलतियां करता था कि 10 10 स्कॉलर के नाम लिख दिए और क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, देन ही टोल्ड मी कि अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या समझ आएगा इसमें, ये लगेगा कि यार बात तो बताना नहीं चाह रहा है ये। तो इस तरह जो है आपके टीचर का, आपका मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आपने यूपीएससी के गोल को चुना, जो कि मेरे ख्याल से शायद टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया ही कहूँगा उसे मैं, वो है। दैट इट सेल्फ शोज योर रिजॉल्व एंड दैट इट सेल्फ शोज योर कैपेसिटी टू सक्सीड। सो जैसे वो स्टोन आप सब हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी है सिलेक्ट होने की, एक फाइन ऑफिसर बनने की, एंड अ टीचर विल बी द पर्सन जो आपको होन करेगा। राइट, राइट सर। अतुल सर एक और बात बहुत अच्छे से बोलते हैं, दैट अपना बेस्ट और बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मतलब बिल्कुल। नॉट बी कि हर चीज से इतना टाइटली कर कर रहो कि होगा ही होगा एंड ऑल ऑफ दैट, हम्म। लेकिन बस जस्ट हैव फेथ, दैट्स वेरी हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। सो एंड दोस्तों, लेट मी जस्ट टेल यू दैट एचशाला भी आपके लिए एक वेरीफाइड मेंटोर्स लेकर आ रहा है। आपके पास चॉइस होगी लेकिन कंफ्यूजन नहीं, तो ये सबको याद रखना है। Sir, also I wanted to ask that did you get a chance to also get mentorship from your toppers जो already बन चुके हैं? आपका एक कुछ स्टडी सर्कल रहा हो यहाँ पे? एज सच बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ जो मेरे लोकल एरिया से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, हम्म, उनसे मुझे गाइडेंस लेने की मदद मिली थी। हम्म, और मैं ये कहूँगा कि कई बार सर्विंग ऑफिसर्स भी अप्रोचेबल होते हैं। मतलब मैनी या टाइम्स वी आवर सेल्फ डोंट गो। जब मैं भी एस्पिरेंट था तो मुझे भी लगता था कि यार मैं जाऊँगा उससे क्या ही पूछूंगा मैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप कोशिश कर सकते हैं। मतलब जो आपके यहाँ पर लोकल ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, खासतौर पे जो डायरेक्ट यूपीएससी क्लियर करके आए हैं और जो रिसेंट बैचेस के हैं, दे आर समटाइम्स अप्रोचेबल। तो आप right, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो टॉपर्स की जहाँ तक बात है, यदि आपका उससे कोई कांटेक्ट हो पाता है, कई बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह की इंटरेक्शंस अवेलेबल करवाते हैं। खासतौर पे इंटरव्यू स्टेज पे तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा रहता है कि आप टॉपर से वन टू वन भी डिस्कशन ले सकते हैं। तो उस टाइप का जो है, मैं कहूँगा कि मुझे बीच बीच में इस टाइप की जो है मतलब प्रिविलेज मिली थी टू इंटरेक्ट विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट दैट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको कॉन्टिन्यूस मिल जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिलेक्टेड है और रेगुलरली आपको गाइड कर रहा है, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बट ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल सकती हैं टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट करने की, या फिर उनसे फिजिकली जाकर मिलने की, आई थिंक यू शुड टेक बेनिफिट फ्रॉम दैट। राइट सर। सर आप सोलान हिमाचल प्रदेश से हैं, जिसको मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी बोलते हैं। सर डू यू थिंक दैट एस्पिरेंट को दिल्ली आना चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर वो अपने अपने सिटी अपने अपने टाउनशिप से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ कंटेक्चुअल थिंग। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे टॉपिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मुझे अगर पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करनी थी फ्रॉम अ स्क्रैच, सो आई नीडेड अ गाइडेंस। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2015, वो उतनी अच्छी नहीं थी। हम्म, सो उस केस में फॉर सम कोर्सेज आई डिड केम टू दिल्ली, आई डिड दैट कोर्सेज। पर बाद में जब ऑनलाइन फैसिलिटीज आ गई थी, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो मैंने अपना जो लास्ट अटेम्प्ट था इनफैक्ट, और सेकंड लास्ट अटेम्प्ट भी, वो मैंने पूरा घर बैठ के ही दिया है, सारा ऑनलाइन मैंने उसमें जो है गाइडेंस ली है। तो दिल्ली आना कि नहीं आना, आई विल से कि इट्स अ पर्सनल डिसीजन बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। ऑब्वियसली अब अगर आप दिल्ली आएंगे, उसकी कॉस्ट भी है, मतलब देर इज़ फाइनेंशियल कॉस्ट, इमोशनल कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, अगेन घर से डिसलोकेट होने की कॉस्ट है। सेकंड, इसमें दोनों चीज़ें हैं, यू कैन बी मोर सीरियस एंड यू कैन बी मोर डिस्ट्रैक्टेड एज वेल। जो थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको कंपनी ऐसी मिल जाए कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पढ़ाई की जगह क्लास में नहीं जा रहे हैं, टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको फोकस्ड एक स्टडी ग्रुप मिल गया जहाँ आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो रही है। तो आपका खुद के ऊपर डिसिप्लिन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर थिंकिंग वो कमिंग टू दिल्ली। अगर आपका राइट, खुद के ऊपर डिसिप्लिन नहीं है और ऐसे केस में आप बाहर आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको लॉस दे सकता है रादर देन बेनिफिट। और तीसरा आई विल से कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जैसे कि मैंने कहा मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि रिसोर्सेज सारे ऑनलाइन अवेलेबल थे,
तो उस केस में मैंने सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन करी थी, जो टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन करी थी, बट अगेन उसमें फिर डिसिप्लिन की बात आती है कि आप एक जगह बैठकर 3 घंटे पेपर को लिख रहे हो डेडिकेटेडली एंड यू आर नॉट चीटिंग। सो दैट इज देयर व्हेन यू आर डूइंग एट योर होम, यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। और अगर आप ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट वगैरह में हो तो मे भी शायद आपको माहौल मिल जाएगा, एग्जाम माहौल मिल जाएगा, टाइमर लगा के आपको वहाँ पर बिठाएंगे, उस टाइप से चीज़ें जो है। So I think it's a personal choice based upon these factors कि मतलब whether you have that kind of self discipline, whether you have that kind of emotional, financial, sociological support, and the availability of that your particular chosen topic। हम्म। मतलब जो गाइडेंस आप सीख कर रहे हैं वो पर्टिकुलर गाइडेंस की जो ऑनलाइन की जो क्वालिटी है वो कैसी है, एंड इफ देर इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू कम फॉर दी ऑफलाइन असिस्टेंस। हालांकि आई विल से कि आज की एज में मतलब जितना टेक्नोलॉजी एडवांस कर गई है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी जो है गाइडेंस ली जा सकती है। सो देर इज नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बट आई विल ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली डिनाई इट। Right, sir. Sir, Vandana Kumawat, she has asked that if she clears prelims, should she move to Delhi for mains preparation because online she feels lack of guidance. So, for specifically for mains. हाँ, तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा कि इफ़ यू फील लाइक कि भी हाँ वहाँ आपको गाइडेंस ज़्यादा अच्छी मिलती ही है, इन एनी केस ऑनलाइन और फेस टू फेस इंटरेक्शन में देर इज़ अ डिफरेंस। एंड ऑब्वियसली जो एक डिसिप्लिन वाला जो फैक्टर है वो भी मुझे लगता है कि ऑफलाइन जो है आपको ज़्यादा अच्छा मिल पाता है कि व्हेन यू सिट विद अदर पीपल। एंड सेकेंडली अगर आप दिल्ली में रहेंगे तो आपको जो मटेरियल चल रहा होगा, जो ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बारे में भी यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर गाइडेंस। So again, if you have that self-discipline and if you have that financial, social, and emotional resources to settle in Delhi for these particular 3 months, वो होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप कभी घर से जैसे कुछ लोगों को होता है कि घर से बाहर पहले कभी गए नहीं हैं, बिकॉज आई वॉज देयर आउट ऑफ माई हाउस फॉर मोर देन 6 years बिफोर कमिंग टू दिल्ली। मैं 6 साल Right. से बाहर ही था, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है कि बाहर जाने के जो मेंटल स्ट्रेस होते हैं नॉर्मल म्यूंडन एक्टिविटीज़ के भी, वो उसको ही कोप अप करने में व्यक्ति को 15-20 दिन महीना लग जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप बाहर जाए और आप इतने ओवरवेलम हो जाएं बाकी सारी प्रॉब्लम से कि आप जो काम करना है उस काम को आप ना कर पाएं। तो यदि आपके अंदर वो मैंने जैसे कि कहा सेल्फ डिसिप्लिन और वो मेंटल स्ट्रेंथ है, तो आई थिंक यू शुड गो। फिजिकल गाइडेंस इज ऑब्वियसली बेटर देन दी ऑनलाइन गाइडेंस इन मैनी वेज इवन टिल नाउ। और अदरवाइज इफ यू थिंक कि यू हैव दैट डिसिप्लिन विच, आप घर पे भी वो काम कर सकते हैं। राइट। राइट सर। सो अब हम सिविल सर्विस सर्वेंट बनने के बाद सर्विस क्या होती है, कैसे होती है, अब हम वो जानेंगे। सर, ड्यूटी के दौरान सबसे मुश्किल डिसीजन कौन सा रहा जहां आपको लगा कि लॉ और ह्यूमैनिटी में कॉन्फ्लिक्ट रहा हो? क्योंकि एथिक्स पेपर में हम सब सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअल में हम में से किसी को नहीं पता। हाँ, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन जो है वो उसका कोई सिंगल एग्जांपल नहीं है, मल्टीपल हमारे सामने केसेस ऐसे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्चुअल में पढ़ते भी थे और सच में भी आता है कि मान लीजिए कोई एक बहुत ही गरीब एक नाबालिग जिसको बोलते हैं माइनर चिल्ड्रन है, और उसके द्वारा कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया है, चोरी का ऑफेंस कमिट किया गया क्योंकि वो बहुत गरीब है। अब राइट। बाय लॉ है वी हैव टू सेंड हिम टू द जेल। ठीक है। राइट। और बाय ह्यूमैनिटी वी कैन से कि यार ये तो मतलब इसने जो है अपने लिए ही ये सब बेसिक सस्टेनेंस के लिए किया है, तो इसमें क्या करें। तो इस तरह के राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं बहुत बार। जैसे कि कुछ केसेस ऐसे हैं उसमें लॉ ऐसा है कि यदि जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ एविडेंस होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्रिजम्पशन है कि यदि ये एक्ट प्रूव हो जाता है तो इस ऑफेंस को मान लिया जाएगा। तो राइट। उसमें हमें कई बार पता भी होता है कि शायद ये चीज़ एक्चुअल में इसने ऑफेंस कमिट नहीं करा है, पर लॉ में वो प्रिजम्पशन लिखा है, तो हमें ये लगता है कि यार हम इसको जेल भी भेज रहे हैं, उसके बाद इसकी पूरी लाइफ जो जेल जाने के बाद एक चाहे वो बाद में छूट भी जाए, लेकिन उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो हरेसमेंट होती है प्रोसेस के तहत, जो वो सब चीज़ें जो सफ़र करता है वो। तो ये सारी डिफिकल्टीज मुझे लगता है कि बहुत बार आती हैं। बट देन एज ए ब्यूरोक्रेट आपको ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लॉ को बैलेंस कर, आपको लॉ को फॉलो करना ही है। इसमें जो है कोई भी राइट। आपके पास जो है वो नहीं है, मतलब कोई डिस्क्रिशन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है जस्ट क्योंकि वो गरीब है या फिर वो माइनर है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन जो आपकी जो कंटेक्चुअल डिस्क्रिशन है, जैसे मान लीजिए अगर जी। आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो लॉ में एक ही प्रोविजन होता है कि यदि वो व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस हैव द डिस्क्रिशन टू गिव हिम बेल इवन इन द सीरियस ऑफेंस। हेल्थ के ग्राउंड पर भी बेल दी राइट। जा सकती है कि मान लीजिए कोई बहुत ही बीमार है, उसकी 60-70 ईयर्स की एज है, उसने कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस कमिट भी किया है, लेकिन ही इज रेडी टू कोऑपरेट, वो बोल रहा है कि जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, माई ट्रीटमेंट शुड गो ऑन। हम्म। तो उस केस में मुझे लगता है कि जो हमारे पास डिस्क्रिशन अवेलेबल होती है हमें उसे यूज़ करना पड़ता है विदाउट वायलेटिंग द लॉ। तो हमें लॉ को वायलेट नहीं करना है, पर ये जो हमें डिस्क्रिशंस दी गई हैं लॉ में, ये इसीलिए दी गई है। इसलिए आप कभी भी देखिएगा कि जब पनिशमेंट भी, जब कोर्ट सेंटेंस लिखा जाता है,
लॉ में ये लिखा गया है कि अप टू 7 years ऑफ पनिशमेंट, अप टू 10 years ऑफ पनिशमेंट। सो राइट सर। इसका लॉजिक वही है कि कोर्ट को डिस्क्रिशन है कि वो सर्कमस्टेंसेस को देखकर 10 साल की सजा दे, कि 7 साल की सजा दे, कि 2 साल की सजा दे, वट एवर इट इज। तो वैसे ही हमारे पास भी जो है कुछ डिस्क्रिशंस जो है, ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशंस होते हैं। तो जब आप इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, आई विल से कि लॉ एंड एथिक्स में तो जब यह प्रॉब्लम, आपको लॉ फॉलो करना ही करना है, लेकिन लॉ में रहते हुए जो भी आप रीजनेबल डिस्क्रिशन अपनी यूज़ कर सकते हैं टू हेल्प समवन इन अ जेन्युइन केस, तो वहाँ हम इस जेन्युइन डिस्क्रिशन को, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मुझे किसी ऐसा कोई प्रोविजन है कि अरेस्टिंग वाले उसमें सेक्शंस हैं, that person is 75 years old and he is actually suffering from a lot of ailments and he is willing to cooperate in the investigation. In that case, keeping those things in mind, we have to record the in the writing, because person is very old, he is having certain medical conditions also, it is not prudent to arrest him as long as he is cooperating in the investigation. So इस तरह के डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। राइट सर। सर जब ऐसे टफ डिसीजंस आप लेते हैं तो कौन सी एक वैल्यू है जो आप सच में उसको होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि गांधी जी तालिस्मान, हम्म। वैसे आपके लिए कौन सी वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है? ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो मतलब ये डिफिकल्ट होगा डिफाइन करना कि किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। हम्म। बट मुझे लगता है कि जो एक वैल्यू ऑफ जस्टिस है, मतलब गिवन माय प्रोफेशन, मतलब हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग, और ये भी मैं कहूँगा कि डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ योर करियर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मैं जस्टिस की वैल्यू को हो सकता है प्रेफरेंस दे रहा हूँ, जब कल को मान लीजिए मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाऊंगा जहाँ पर इकोनॉमिक प्रोक्योरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, तो उसमें आई मे गिव मोर वेल इंपॉर्टेंस टू द वैल्यू ऑफ प्रूडेंस। सो ये जो राइट। हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ है वो भी चेंज होगी। मे बी जब मैं किसी पॉलिसी मेकिंग डिवीजन में जाऊंगा तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की या फिर इस तरह की जो वैल्यू है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, इस टाइप की वैल्यूज विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो एज ऑफ नाउ आई विल से कि जो मल्टीपल वैल्यूज, सबसे पहली वैल्यू तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ट्रू। So, as a bureaucrat, I will say कि as of now, the value when I am faced with any difficult choice, the value which I rely on most on and which guide me most on is the constitutional values. क्योंकि राइट। वही, उसी से आप हर चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट और एज एन ऑफिसर, वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग इज ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। आपका कोई भी एक्शन जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं यू आर टेकिंग एज एन ऑफिशियल ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट इज बेसिकली गवर्न बाय द लॉज एंड लॉज आर derived फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई विल से कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज ऑफ नाउ drive me, मतलब they actually tell me a lot about how to take a particular official decision. Personal life में obviously I will say कि there are different values, like I actually read to like Swami Vivekananda a lot. स्वामी विवेकानंदा से आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। गांधी जी के एग्जाम्पल जैसे आपने दिए उनसे भी एक्चुअली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। इनफैक्ट इन माय स्कूल डेज आई वाज, आई ऑलवेज यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन Gandhi quiz and I always used to top in that quiz. So those are quite ingrained in me. So those for my personal life. In my professional life, as of now, I am relying on the constitutional values. राइट सर, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम अपना संविधान तो पढ़े, सबसे पहले क्या लिखा है उसमें। वेरी ट्रू सर। सर पुलिस की इमेज को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आपने अपने इस जर्नी में काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप कुछ हमसे शेयर कर सकेंगे? हाँ देखिए, पुलिस बाय नेचर इज रिस्ट्रिक्टिव, मतलब पुलिस इज समथिंग, जैसे हम बोलते हैं टू पुलिस समवन, तो जो आपकी लिबर्टी को हिंडर कर रहा है वो इन एनी केस नेगेटिव इमेज ही लेके जाएगा। राइट। और हमारा काम भी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है। मतलब मोस्टली पीपल जो है दुख, हमारे सामने लोग दुख के टाइम पे ही आते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसमें मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो हमारे कटिंग एज फंक्शनरीज हैं और ऊपर तक भी कई बार जो है प्रॉब्लम है। मेंटेलिटी जो है एक सिटीजन के प्रति कई बार अच्छी नहीं होती है, कई बार सिटीजन भी हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली इतना प्रेशर रहता है, 24 आवर जॉब रहती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो हम कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में पढ़ते थे प्रिपरेशन राइट। के टाइम पे, उसमें से हमने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सी प्लान करके एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के हमारे यहाँ जो संभ्रांत व्यक्ति, मतलब दो आर एक्चुअली वी कैन से रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, वो मतलब विलेज वाइज डिवाइड किया गया, उनके उसमें नंबर भरे जाते हैं। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारा जो बीट कांस्टेबल उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उनको वीकली एक कॉल करे और उससे अपडेट ले कि आप जो है क्या कहते हैं, मतलब आपके एरिया में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप उसको बताएं। तो ये एक मेथड है अपनी इमेज को इम्प्रूव करने का। दूसरा जो है, हमने एक रैंडम फीडबैक का सिस्टम शुरू किया है। उसमें हम्म। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत
लेवल से कंप्लेंट आती है। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं कि पुलिस स्टेशन पे आई, पुलिस स्टेशन के लेवल पर सॉल्व हो गई। कुछ सीओ के लेवल मतलब डिप्टी एसपी के लेवल पर आई, वहाँ से सॉल्व हो गई। कुछ हमारे लेवल पर आई, वहाँ से सॉल्व हो गई। तो जो हमारे लेवल से सॉल्व हो रही है या जो हमारे हायर लेवल से सॉल्व हो रही हैं, उसमें तो ऑब्वियसली हमारा रोल हमको दिख ही रहा है डायरेक्ट। लेकिन जो हमसे निचले लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उसको हम रैंडम बेसिस पे, जैसे कई बार हम पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है और उसका कुछ लिखा हुआ है कि इसका ये रेजोल्यूशन किया गया, तो रैंडमली कॉल दैट पर्सन कि ओके आप आए थे, आपको कैसा लगा कि नहीं लगा, और आप पुलिस के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है। फिर हमारे एसएसपी सर ने एक बहुत अच्छा मेजर शुरू किया है कि कोई भी आपके पुलिस स्टेशन पर आए, आपके ऑफिस में आए, यू एटलीस्ट ऑफर इन बेसिक वाटर एंड गुड। तो वो भी एक अच्छा मतलब लोगों को है कि कम से कम आए, हमारी बात को सुना गया। और ये भी एक इंस्ट्रक्शन लोगों को दिया गया और उसमें इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है कि आप चाहे किसी का काम कर सके ना कर सके, अगर गलत काम है बिल्कुल ना करें, सही काम है बिल्कुल कर दें, लेकिन उसको सुने जरूर। तो बहुत राइट। बार लोगों के मन में ये चीज होती है कि हमको सुना ही नहीं गया। बहुत बार लोगों की रिवाज ये होती है कि हमको सुना नहीं गया। उसके अलावा जो हमारी वीकली और जो मंथली मीटिंग्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मोहल्ला कमेटी की मीटिंग होती हैं, पीस कमेटी की मीटिंग होती है किसी भी फेस्टिवल के आने से पहले, सो उससे ऑल्सो भी ट्राई टू इम्प्रूव द इमेज। और समटाइम्स हमारे यहाँ कुछ हमने अपने मतलब सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर रखा है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू हेल्प पीपल। जैसे भी हमारे यहाँ एक फीमेल ऑफिसर थी, कोई व्यक्ति जा रहा था सड़क से, तो उसके गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इट वाज अ मिडनाइट काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, सो दे ऑफर टू हेल्प। उन्होंने अपने वाह। स्टाफ को बोला और उसकी मतलब गाड़ी का टायर भी चेंज किया। तो इस तरह एक हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लेडी की कंप्लेंट लेकर आई थी, और उसके पास ये थे कि 500 रुपीज़ उसके कोई वापस नहीं कर रहा। तो एसएचओ को बड़ा वो फील हुआ कि यार 500 रुपये के लिए कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है। तो उसने कहा जी मेरी बेटी की शादी होनी है, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो उसमें दोज पुलिस पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन दे कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर मनी, मतलब उन्होंने अपनी 2-2 दिन की सैलरी सारे स्टाफ ने दी और उसके शादी का एक अच्छा प्रोग्राम किया। तो इस तरह के जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं टू मतलब इम्प्रूव द इमेज ऑफ द पुलिस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वी मोस्ट ऑफ नेगेटिव वर्क्स कम टू अस, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक दिस चेंजेस। राइट, इट्स वेरी ट्रू कि पुलिस से डरना नहीं है सर। कोविड में मैंने भी पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहुत सारे जुड़कर कोविड रिलीफ वर्क किया, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज किए। सो इट्स मतलब डरना नहीं है ये। एक इमेज जो है वो हमको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सर, एक आईपीएस ऑफिसर का पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ हेल्दी रिलेशंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। आप कैसे इसे इंश्योर करते हैं, और इस प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रांसपेरेंसी की? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो हमें नॉर्मल एक इमेज रहती है कि पॉलिटिशियंस हमेशा गलत ही बोलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा नहीं है। मतलब इनफैक्ट मुझे जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के कॉल आते हैं, आई रियलाइज दैट 90% ऑफ द टाइम दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर अ राइट थिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पुलिस स्टेशन पे जा रहा है, वहाँ उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, सो दे विल कॉल अस कि देखिए जिसका जेन्युइन मैटर है और इसमें काम होना चाहिए। या मान लीजिए कहीं किसी का मान लीजिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन अटका हुआ है या जॉब का वेरिफिकेशन अटका हुआ है, बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, सो दे विल कॉल अस कि देख लीजिए कि इसका ये काम नहीं हो रहा है। सो आई हैव रियलाइज्ड कि 90% ऑफ द टाइम, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जेन्युइन इन द सेंस कि जो एक्चुअल में लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल में जिनकी बात में वेट है और जिनकी एक्चुअल में लोगों में कमांड है, जो मतलब इस टाइप के नहीं है। तो उनके जब भी मुझे लगता है कि कॉल आते हैं, 90% ऑफ द टाइम और एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग फॉर द जेन्युइन थिंग्स, कि जो ट्रू। लोग त्रस्त हैं डायरेक्टली हमें अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। तो ऐसी चीज में तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली वी कैन से जो सही है वो उनको बोल देते हैं हम कि सर ये जो है सही चीज है और ये करनी चाहिए। और जो चीज नहीं की जा सकती है, दो दो एवरीथिंग इज अगेंस्ट द लॉ, सो वी क्लियरली मतलब टेल देम कि सर ये ऐसी सी बात है और इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब 80-90% ऑफ द टाइम्स दे लिसन टू अस, दे से ओके कि ये ऐसा है। या फिर हम ये बता देते हैं कि ये हमारी अथॉरिटी से नहीं हो सकता है, आप हमारी हाई अथॉरिटी से इसमें बात कीजिए, या सर इसमें रेगुलेशन ही ऐसा है तो इसमें रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, आप इससे बात कीजिए। तो मुझे लगता है कि मोस्टली इस तरह के कॉन्वर्सेशन से जो है चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। राइटली राइटली शेयर सर। लेकिन इसमें भी पहला फैक्टर यही है कि वी हैव टू लिसन टू देम। यदि हम यही इमेज बना के रखेंगे कि ये तो हमेशा गलत ही बोलेंगे या ऐसा कुछ है, तो हमेशा वो गलत ही रहेगा। वी लिसन टू देम, दे ऑल्सो लिसन टू अस। मतलब आई फाउंड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर वेरी मेच्योर and they are very patient listeners. They listen to us, they understand the things, and then accordingly we proceed. Right, sir. Cooperation, working in tandem with each other, that's important. Uh, Hmm. so we see Hmm. that there is gender discrimination, gender biasness in every sphere of life, in
किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, हम्म। और ये हमें सर्विसेज में भी देखने को मिलता है। शायद इसीलिए बहुत सारी हम्म। फीमेल एस्पिरेंट्स जो होती हैं, वो आईपीएस, मतलब जो सर्विसेज क्रैक कर लेती हैं, वो हम्म। आईआरएस ज्वाइन कर लेती है, लेकिन हम्म। आईपीएस नहीं चूज करती। सो सर, आपका क्या मैसेज होगा हम्म। उनको? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर ज्वाइनिंग आईआरएस बिकॉज ऑफ योर पर्सनल प्रेफरेंस, हम्म। बिकॉज ऑफ द सर्विस कंडीशंस, देन तो इट इज़ फाइन, बिकॉज इसमें बहुत सारे मेल ऑफिसर्स भी ऐसे मिलेंगे जो आईएएस के बाद सेकंड प्रेफरेंस आईआरएस भरते हैं। दे डोंट लाइक आईपीएस, और सम पीपल डोंट लाइक आईएफएस बिकॉज ऑफ फैमिली रीजंस, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। सो इफ यू आर गोइंग इनटू आईआरएस फॉर दैट रीजन, so that is your personal call. But if you are going into if you are मतलब actually neglecting आईपीएस just for the reason कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन या इस टाइप का इशू होगा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है आपको अपने मन से निकाल देनी चाहिए। आज की डेट में जो है गवर्नमेंट उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूँ, यहाँ पर मिशन शक्ति फेज़ 5 जो है ऑनरेबल सीएम द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जा रहा है। बहुत सारी स्टेट्स पे जो है लोअर पुलिस फोर्सेज में वुमेन के लिए रिजर्वेशन भी है, और उनके लिए नई नई कंडीशन, जैसे रिसेंटली हमारे सारे पुलिस स्टेशन में एक नया डायरेक्टिव आया है कि वी शुड एक्चुअली मेक क्रच फॉर अवर फीमेल मतलब वर्कफोर्स। तो जो मतलब फीमेल वर्कफोर्स है हमारा, जिनके बच्चे, उनके लिए क्रच भी जो है बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स अलग अलग दिए जा रहे हैं, कीपिंग इन व्यू दी स्पेशल कंसिडरेशन। अब इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्पेशल कंसिडरेशन है, इट इज़ एक्चुअली अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द इन्वायरमेंट विच इज़ मोर, विच फैसिलिटेट्स देयर वर्किंग। अब अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे काम करने के लिए स्टाफ भी चाहिए, मुझे स्पॉट पे जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, सो इट इज़ माई बेसिक रिक्वायरमेंट। और अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति के टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो सेम चीज़ जो है गवर्नमेंट सर्कल में भी जो है, मैं मानता हूँ कि कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं और धीरे धीरे उनके भी सोल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस in the change in the mindset of the government, since police is a hierarchical organization, but there also there is a lot of change. एंड आई विल से कि आईपीएस एक ऐसी जॉब है जो आपको डायरेक्ट लोगों को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी देती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मतलब थिंग अबाउट द आईपीएस, और आप काफ़ी इंस्टेंट रिलीफ किसी भी आदमी को दे सकते हैं। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सम डेवलपमेंट वर्क दैट में टेक टाइम, मनी आएगी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा वगैरह। लेकिन आईपीएस में यू कैन एक्चुअली हैव वेरी डायरेक्ट कनेक्ट विद द पीपल, यू कैन एक्चुअली गिव वेरी डायरेक्ट इंस्टेंट रिलीफ टू द पीपल। एंड ऑब्वियसली सम पीपल आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय द चार्म ऑफ यूनिफॉर्म, जो आपको किसी और सर्विस में नहीं मिलता है। तो एक जो अलग रिकॉग्निशन जो आपकी है बिकॉज ऑफ योर यूनिफॉर्म, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट एसेंशियल एंड क्वाइट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आईपीएस सर्विस। सो जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, यदि वो किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से, इफ़ दे आर ट्राइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ द आईपीएस, सो दैट इज़ ऑल राइट। बट इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि सिस्टम में कोई डिस्क्रिमिनेशन या इस टाइप की चीज़ें, उसके लिए मैं कहूँगा कि दैट इज़ टू अवर लार्ज एक्सटेंट सॉल्व। कुछ इश्यूज हैं मतलब दैट आर देयर अक्रॉस द बोर्ड, एंड दैट इज़ फॉर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। कहीं पर कुछ, मान लीजिए किसी, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है, तो किसी को हो सकता है जो साउथ से है उसको कुछ लैंग्वेज का इशू हो, तो इस तरह के बैरियर तो हर कहीं ना कहीं रहते हैं। बट इन जनरल नाउ एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कंड्यूसिव। और जो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी है, वो भी मेरे जितने भी फीमेल बैचमेट्स थी उन सब ने उस ट्रेनिंग को पूरा करा है, और सबने बहुत अच्छी तरह से उसको पूरा करा है। बहुत सारे तो उसमें मेडल्स भी जो है हासिल किए हैं, और हमारे काडर में भी आप देखें कि बहुत फीमेल ऑफिसर्स ऐसे अच्छे अच्छे वो मतलब अपना काम कर रही हैं। बहुत उनका फेम है, बहुत उनका रिकॉग्निशन है। सो दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो मतलब बोथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑल्सो एंड इन द फील्ड ऑल्सो दे आर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। सो इसलिए आई विल से कि डोंट थिंक कि आईपीएस सर्विस आपके लिए नहीं है, इट इज़ देयर फॉर एवरीवन। Right, sir. I hope your message reaches the female aspirants to choose IPS as their first choice and not the last choice. हाँ, Right. हमारे बैच में एक थी, हमारी एक बैच में अश्वती जी, शी वाज 41 रैंक होल्डर, हर रैंक वाज 41। शी Oh वाज my फ्रॉम केरला, एंड शी चोज आईपीएस एज हर फर्स्ट प्रेफरेंस। gosh, sir. So girl Wow. with an opportunity for the go for the IAS, but she chose IPS as the first preference. Right. That's really nice, sir. Sir, so now we'll go back to the strategy and exam. So, सबसे critical decision होता है that should I prepare for civil services? Do you think that everybody should prepare for this exam, or there's certain criteria, traits that we should look within, and then वो ठाने की हाँ हम हमें इस जर्नी पे चलना है? मुझे ये लगता है कि इट्स मोर अबाउट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सिविल सर्वेंट बनने का, और आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। देखिए, अ, कुछ किसी के माइंड में ये जो है मतलब धारणा हो सकती है कि यदि मैं आईआईटी से नहीं पढ़ा हूँ, आईएएम से नहीं पढ़ा हूँ, तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं टॉपर नहीं हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स।
आपने सुना भी होगा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो इस टाइम आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जो अपने 12th क्लास में फेल हो गए थे। सो हम्म, फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आपका जो पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड है दैट डज नॉट हैव एग्जैक्टली टू मच बियरिंग ऑन योर प्रेजेंट डिसीजन टू गो इन फॉर द सिविल सर्विसेज और नॉट। सेकेंडली, जो आपने कहा कि बेसिक ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, मुझे लगता है कि दैट इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। राइट बट उसमें जैसे कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि नेचर और नर्चर दोनों का रोल रहता है। ठीक राइट है, किसी के अंदर हो सकता है कि इनहेरेंट क्वालिटी हो कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, इनहेरेंट क्वालिटी हो कि उसकी एनालिटिकल कैपेसिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही हो कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी एनालिटिकल, ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड, या फिर उसको रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, या फिर उसने बचपन से ही न्यूज़ वगैरह पढ़ी है और उसका एक्सपोजर इस तरह का रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीरो जीरो से शुरू किया है और बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट लेकर आए हैं। तो आई थिंक द प्राइमरी क्राइटेरिया इज कि आप सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है। और मुझे लगता है कि यदि आपके पास वो मोटिवेशन है, देन यू शुड गो फॉर इट रिगार्डलेस ऑफ योर एकेडमिक प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि यू कैन ओवरकम ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स। बिकॉज यूपीएससी की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। मतलब आप ये मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति प्रीलिम्स भी निकाल लिया है, मेंस भी निकाल लिया है, उसने इंटरव्यू भी कर लिया है, तब भी उसको अगले साल प्रीलिम्स से ही बैठना पड़ता है। मतलब राइट बेसिकली दैट पर्सन एंड एनी नोवाइस जो पहली बार प्रीलिम्स में बैठ रहा है, इन दी लेवल्स ऑफ यूपीएससी दे आर बोथ द सेम। सेकंड, इस एग्जाम में आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। मतलब दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड फीचर्स, चाहे आप आर्ट्स की स्ट्रीम से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप मेडिकल पर्सन हैं, यू कैन चूज एनीथिंग। मतलब आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो सकते हैं। और आपका जो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है वो भी बहुत कम है, 40%। हमारे टाइम पे होता था कि अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स आए हैं मिनिमम 40%, सो यू कैन अप्लाई। सो एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, द वेरी राइस थिंग इज कि बहुत ही फेयर एग्जामिनेशन है, बहुत ही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। इसमें किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस की कभी कंप्लेंट्स नहीं आती है। और ये सबको इक्वली ट्रीट करता है, सबको। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो पीएचडी कर रखी है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ऐसे भी मिल जाएंगे जो 12वीं में फेल थे और वो आईएएस अफसर बन गए हैं। राइट सो इन दैट इट इज़ अ वेरी लेवलिंग काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपकी मोटिवेशन अच्छी है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। Rightly, sir. Sir, so your message reaches that एवरेज एस्पिरेंट की आईआईटी आईआईएम वालों से compete करने में कोई डर नहीं है, हम सब एक ही लेवल पर हैं। दैट्स ट्रू सर। सर, इंटरव्यू इज अप्रोचिंग, मतलब अभी हाल ही में रिजल्ट आया मेंस का, तो अब इंटरव्यू भी शुरू होने वाला है। आप उन एस्पिरेंट से क्या कहेंगे, कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे, और क्या वो जो आपने पहले बात की कि इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है, तो वो हम्म। क्या सिलेबस है? हाँ, देखिए, अब वो जो सिलेबस मुझे फिलहाल तो याद नहीं है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट सिलेबस। आपको वो ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, कोहेरेंसी, इस तरह की कुछ टर्म्स लिखी होती हैं। सो दोज आर नॉट रैंडम टर्म्स। आप राइट सबसे पहले उस इंटरव्यू के सिलेबस को पढ़ें और कोशिश करें कि भी आप अपने आंसर के अंदर उन क्वालिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। जो आपने टिप्स की बात कही, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में स्कोर हर बार, मतलब तीनों ही बार, बहुत अच्छे नहीं थे। सो मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो आई विल से कि बहुत अच्छी मैं एडवाइस आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब सर्विस में आने के बाद आई रियलाइज़ कि वट वॉज माई मिस्टेक्स, जो मुझे लगता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू में क्या कर सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है बोलने की, वो जरूर करनी चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई आंसर दे रहे हैं, यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड देन यू कैन सी कि आप जो अपना आंसर दे रहे हैं उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपके यहाँ कहीं कोहेरेंसी ब्रेक हो रही है, कहीं आप इलॉजिकल लग रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीशे है लेकिन इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, नेवर ब्लफ इन एन इंटरव्यू। ट्रू। जैसा कि कहा जाता है, आपके सामने जो 5 लोग बैठे हैं, दे एक्चुअली होल्ड अ वास्ट एक्सपीरियंस कंपेयर टू यू। मतलब जितनी शायद आपकी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा उनकी सर्विस है, दैट टू ए वेरी पब्लिक हाई ऑफिशियल्स। सो उनके सामने आपको झूठ बोल के कोई लाभ नहीं है। तो कभी भी ब्लफ करने की कोशिश ना करें, बी एज नेचुरल एज यू आर। आप अपना नेचुरलनेस के अंदर जाएं। आपके जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो आप दें, लेकिन उसके रिव्यू को कभी भी दिल से ना लगाएं। मेरे साथ ये हुआ था, जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो किसी इंस्टीट्यूट में मुझे ये उसमें से रिव्यू मिल गया कि यू आर वेरी वर्बोस। उस चीज़ को मैंने अपने दिल से लगा लिया और उसके बाद मेरे बाकी इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम आई कि मैं कभी खुल के अपने आंसर को नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। तो आप उनके रिव्यूज़ को लें, बट यू लुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बिकॉज आपकी नेचुरलनेस जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देने से भी नुकसान होता है कि आपके आंसर मैकेनिकल होने शुरू हो जाते हैं। तो मैकेनिकल ना हो आपके आंसर। और जो आपका डाइफ है, जैसे उससे बहुत सारे क्वेश्चन थ्रो होते हैं आपके ऊपर, तो उसको एटलीस्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी स्पीच की प्रैक्टिस है, इसमें बेसिकली हमारे टाइम तो उस टाइम पे बुक आती थी एक मधुकर भगत सर की। सो ही इज़ अ वेरी सीनियर आईआरएस ऑफिसर। उनको आज तक शायद यूपीएससी की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले इंटरव्यू में।
सो हिज बुक इज़ वेरी गुड बेसिकली। मधुकर भगत सर की बुक आती थी, पतली सी बुक है, तो मुझे लगता है उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। इट विल गिव यू। और आपको कुछ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करने चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे बी नेचुरल। आप बिल्कुल डरे नहीं। आपका वो है कॉन्फिडेंस को भी वो लोग गेज करते हैं, आपकी ट्रूथफुलनेस इंटीग्रिटी को भी गेज करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नॉलेज, क्योंकि नॉलेज देखिए आपकी टेस्ट हो चुकी है प्रीलिम्स मेंस में। प्लस अगर मान लीजिए आपके सामने देश का एक्स फॉरेन सेक्रेटरी बैठा हुआ है और आपसे वो फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ही ऑल्सो नोज कि उसके मुकाबले आपके पास 5% भी नॉलेज नहीं है। सो ट्रू। मतलब दैट्स आप देखेंगे कभी भी जो इंटरव्यू है यूपीएससी का, उसको इंटरव्यू नहीं कहा जाता, उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है वैसे। राइट और सर। उसको वाइवा वॉइस भी नहीं कहा जाता है। सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ क्विज काइंड ऑफ थिंग कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ना ही वो लोग को स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं। सो इट्स मोस्टली अ फ्री विलिंग डिस्कशन जिसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, अपनी स्पीच के प्रैक्टिस आप सही रखें। आप जो इंटरव्यू का जो सिलेबस दिया गया है कि जो क्वालिटीज़ दे आर लुकिंग फॉर, उन क्वालिटीज़ को आप, उस सिलेबस को आप जरूर पढ़ें, और अपनी प्रिपरेशन में जो आप आंसर्स आप दे रहे हैं, यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज क्वालिटीज़। राइट सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिर्फ एक प्रोवर्ब नहीं, उसको जीना है, स्पेशली दोज हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड एक्चुअली इन लाइफ आल्सो। दैट इज ट्रू सर। सर, यूपीएससी में काफ़ी सारे ब्रेकडाउन्स आते हैं मेंटली स्पेशली, और फिजिकली हम सोचते हैं कि कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सर, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सके, आप क्या रेकमेंड करेंगे? हाँ, ये मुझे लगता है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी जो है पढ़ने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और देखिए मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, यू कैन गो फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। जैसे कुछ लोगों को क्या है कि दे लाइक टू रीड, मतलब अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी स्टफ ऑब्वियसली। जैसे मुझे पर्सनली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद है, तो आई यूज टू मतलब रीड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। कई लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, तो आई यूज टू गो टू सम न्यू प्लेसेस। किसी को हो सकता है डांसिंग पसंद हो सकता है किसी को योगा पसंद हो, किसी को मेडिटेशन पसंद हो, किसी को कुकिंग पसंद हो। आई आई यूज टू लाइक कुकिंग ऑल्सो। सो अपनी एक हॉबी मेंटेन रखें आप। और उस हॉबी को आप जब भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रही, यू परस्यू दैट हॉबी। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है, तो उस हॉबी से जो है आपका मेंटल स्ट्रेन रिलीज होगा। और ये हॉबी जो है ये आपकी अपनी हॉबी होनी चाहिए। मतलब कोई ये बोल रहा है कि यार मेडिटेशन अच्छी होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको रिलैक्सेशन फील नहीं हो रहा, उल्टा स्ट्रेस फील हो रहा है, यार मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो वो जो हॉबी है आपकी इंटरनल होनी चाहिए। बहुत छोटी सी हॉबी भी हो सकती है, वो हो सकता है कि किसी को ड्राइंग पसंद हो, किसी को बच्चों के साथ बात करना पसंद हो। तो राइट। अपनी एक हॉबी आप रखें। और वो हॉबी हर एक के अंदर होती है, हर एक के हर एक को कुछ ना कुछ पसंद होता है। किसी को एम्ब्रॉयडरी पसंद हो सकती है, कुछ इट कैन बी एनीथिंग इनफैक्ट। सो आप उस हॉबी को अपने रखें, और जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो, कुछ भी फील हो, तो यू शुड गो फॉर दैट हॉबी। सेकेंडली, अपने आप को जो है सोशल वर्ल्ड से बिल्कुल कट भी मत कर लें। मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी जहाँ बोला जाएगा कि आपको डेली 15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, वगैरह वगैरह। आई थिंक जैसे कहा जाता है कि 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 आवर्स ऑफ लेजर टाइम इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस अचानक आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर एक हफ्ता पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेली यदि आप 6 to 8 आवर्स के बीच में स्टडी को देंगे, तो दैट विल बी इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें, जैसे मैंने किया आपको कहा कि अपनी कोई आपको लेजर एक्टिविटी परस्यू करनी चाहिए। आपको अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाने, लेकिन बिल्कुल अपने आप को शट ऑफ भी नहीं कर लेना है। आप अपनी फैमिली से बात करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें, सोशल इवेंट्स में भी जिसमें आप जा सकते हैं उसमें जाएं। डोंट कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और ऐसा भी नहीं है कि टू मच उसमें आप एंगेजमेंट कर ली, ठीक है, आपने सोशल मीडिया 5 मिनट के लिए चलाया और उसमें 2-2 घंटे खर्च कर दिए। तो मतलब वही जो बैलेंस वाली चीज़ होती है कि बुधाज मिडिल पाथ आपको उसमें फॉलो करना है, अपनी हॉबी को परस्यू करना है। फिजिकल हेल्थ भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए एग्जाम से पहले एकदम से आपको टेंशन हो गई, या फिर मान लीजिए आपने कुछ इसमें उल्टा सीधा खा लिया, तो खास तौर पे नियर द एग्जाम्स यू हैव टू कीप मतलब कीप टैब ऑफ व्हाट आर यू ईटिंग, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ सही रहे। और कुछ आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू इट, मेरे मेरे मन में ये मिस्टेकन नोशन था, बट नाउ आई रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। आप यदि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपको एक मेंटल बूस्ट ज़रूर मिलता है। उससे आपकी माइंड की कैपेसिटी भी ग्रो होती है, और आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलती है। आपके अंदर अगर कहा जाए तो डोपामीन या एंडोर्फिन्स जो है रिलीज होते हैं, जिससे यू फील हैप्पी, और उससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। So see these things, your hobbies and the sports and other physical activity as a necessary part, as a assistance, as a facilitator to your preparation and increasing your capacity for the analytical enrichment of your answers or whatever. मतलब your memory and all those things. Don't think them as the obstacles.
बिल्कुल अपने आप को शट डाउन ना कर लें, तो एक हॉबी रखें, उस हॉबी को परस्यू करें और फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर परस्यू करें। राइट सर, एंड टू जस्ट ऐड, हम हॉबीज को सिर्फ डैफ फॉर्म के लिए नहीं रखें. हॉबीज समथिंग दैट वी हाँ। really want to take a break and they give us happiness amidst all this preparation journey. That's rightly said, sir. Sir, there is a study that on an average an Indian is spending 2 hours 38 minutes just doom scrolling on social media. So this can be dangerous for a हम्म। aspirant also, like we waste a lot of time. So, how would you recommend aspirants to balance social media, to use it or not, to just totally scrap it? So, what would be your advice? आई विल से कि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको टोटल भी अपने आप को सोशल मीडिया से शट ऑफ नहीं कर लेना है, Mhm. लेकिन बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्टिंग वाली टेंडेंसी है सोशल मीडिया में वो आपको लिमिट करनी है। इसके लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। आजकल तो उसको लेकर ऐप्स भी हैं, बेसिकली फ़ोन में भी जेन मोड वगैरह आता है आजकल, कि जैसे फॉर एग्जांपल डेली आई विल डेडिकेट ओनली 1 आवर टू दी सोशल मीडिया थिंग। ठीक है, और सोशल मीडिया से भी ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा कि यू शुड गो फॉर फिजिकल इंटरेक्शन विद योर फ्रेंड्स। मतलब इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, बजाय कि आप मतलब सोशल मीडिया पे अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल कर रहे हैं। इफ़ दैट इज़ द ओनली ऑप्शन देन ओके फाइन। बट यदि इफ़ यू हैव द ऑप्शन टू गो आउट एंड मीट योर फ्रेंड or family members and talk to them physically, face to face, I think that you should prefer, and you should cut back on your social media time and actually convert that time into the more of a physical interaction time with the people you like। उसमें भी आपको लिमिट सेट करनी है कि जैसे आपको ठीक है डेली 1 घंटा 2 घंटा जो है अपनी मतलब सोशल इंटरेक्शंस के लिए देना है। सो रादर देन डूइंग इट ऑन द ऑनलाइन स्पेस, आई विल से कि यू शुड चूज ऑलवेज प्रेफर द ऑफलाइन स्पेस, एंड देन यू कैन फिक्स द टाइम लिमिट ऑल्सो कि मुझे, और ऐसा भी ना हो कि आप कुछ पढ़ने के लिए आपने मतलब जब आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा ज्योग्राफी के लिए आपको वीडियोस देखने हैं तो आपने यूट्यूब उसके लिए ओपन किया, सो यू शुड जस्ट सी दोज वीडियोस एंड देन क्लोज इट। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूट्यूब खोल लिया उसके बाद वीडियो देखने में तो आपने 5 मिनट लगाए और बाकी जो रील्स वगैरह इस तरह की यूजलेस जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आप घंटों घंटों लगा रहे हैं। तो एक Right. जो वो सेल्फ डिसिप्लिन है वो मुझे लगता है कि आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस। अगेन Mhm. अगर आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा माइंड में, सो दैट विल ऑल्सो इनहिबिट यू फ्रॉम डूइंग अननेसेसरी थिंग्स ऑनलाइन। Right. So Gandhiji also said that self-control is what Swaraj is. So one aspect is Swaraj. I think that's also important for all of us. So now we'll just moving to the last segment of our Caravan journey. It'll be a quick rapid fire, sir. I'll quickly ask questions to quickly answer them. So shall we begin? हाँ Okay. प्लीज बिगिन। Okay. So your favorite teacher for polity? कपिल सिक्का सर। History, हिस्ट्री ओझा सर। geography, ज्योग्राफी मनोचा सर। economics, इकोनॉमिक्स श्याम सरन सर। and ethics. श्याम सुंदर, सॉरी। एथिक्स अतुल गर्ग सर। So one thing that Delhi taught you. हाउ टू लिव लाइफ ऑन योर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ योर फैमिली। So one mistake aspirants should never make. रीडिंग टू मच सोर्सेस। So if not IPS, what career would you choose? इन द सर्विस और आउटसाइड। Anywhere, sir. Then I would have gone for foreign service. So one message for female aspirants choosing IPS. Stay focused, stay confident. The word is all open for you. Coffee or chai? Coffee. So next time, coffee pe charcha. A quote that defines your life. Uh, do your best and leave rest to God. Your most emotional UPSC moment. When I failed for the fifth time. So one habit that changed your preparation game. Improving my presentation skills for the mains exam. Yes, sir. Thank you so much, sir, for this rapid fire round. Sir, so my last set of questions. Sir, सहारनपुर को के यूथ को आप कैसे देखते हो? Promise या फिर problem? It's a promise. It's a promise with certain challenges which they should overcome, and otherwise it's a very promising district. सर, अगर एक स्टूडेंट अभी डीमोटिवेटेड बैठा है तो आप उसको क्या मैसेज दोगे? उसको मैं यही कहूँगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान से अगर आपको बात करनी है, जस्ट गो टू द मिरर एंड टॉक टू इट। यू विल फाइंड द वर्ड्स बेस्ट पर्सन टू टॉक टू, एंड दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड। सर, अगर आप वापस 16-17 इयर्स ओल्ड व्योम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वो मैसेज यही होगा कि डोंट ओवर थिंक अबाउट व्हाट अदर्स से, क्योंकि जो कोई भी कुछ भी आपके बारे में बोलता है दैट डज नॉट डिफाइन यू, बिलीव इन योर सेल्फ।
थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और काफ़ी कामली इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, आपने सबका बहुत अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर इन आवर कारवान जर्नी, and your message reaches to all the aspirants and to all the people who've already been there in the civil services. Sir, we wish you immense success in your service and your mission. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। एच शाला के बारे में और जानने के लिए और हमारे साथ कारवान में साथ सफर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।